है। अव्वल तो 50% में तो कुछ पता ही नहीं होता है कि क्यों है। फिर जो 50% जो है, जिस तरह फैमिलियल मैंने बताया आपको शुरू में, या आप किसी दवा की वजह से आपको हो रहा है, कोई आप हार्मोन ले रहे हैं, कुछ जिस तरह कंट्रासेप्शन वाली बात हुई, या और भी कोई ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनको हाइपरथायराइडिज्म वगैरह, उसको आप इन्वेस्टिगेट करा लें, ठीक है ना। पहले आप उसका इंटरनल देख लीजिए, फिर एक्सटर्नल कि क्या कोई वो ऐसी दवा, कोई जिस तरह मैंने अभी हाइड्रोक्विनोन वगैरह का जिक्र किया, क्या कोई ऐसी दवा लगाई जा रही है, या कोई और कॉस्मेटिक लगाया जा रहा है, या कोई क्रीम फार्मूला बना के लगाई जा रही है, तो वो सारा उसको डिसकंटिन्यू करें, ठीक है ना। जनरल मेडिसिन। और फिर सन ब्लॉक जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। उनको बताएं कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन। और वो सन जो है खुसूसन धूप में दोपहर में जो 10 से 4 बजे का टाइम होता है जबकि ये उसमें जो है वो निकलने से परहेज़ करें, प्रॉपर सन ब्लॉक लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर सन ब्लॉक का कोई वो है ही नहीं। इतना ज़्यादा हम ये समझते हैं कि बस ये एक थोड़ा सा वो लगा लिया, वो पूरे दिन के लिए काफ़ी है। अच्छे से अच्छा सन ब्लॉक आपको 2 घंटे से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो होते हैं सन ब्लॉक, ये ज़रूरी होता है और अच्छी तरीके से लगाया जाए। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है जो क्रिकेटर लगाते हैं, जिस तरह से देखा है, तो वो दिस इज़ द बेस्ट वे। मतलब ये अब हर कोई इस तरह नहीं लगा सकता, लेकिन ये कि कोशिश ही की जाए कि मतलब अच्छा सन ब्लॉक लिया जाए और उसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए। खाली थोड़े से लगा लेने से मसला हल नहीं होता, और उसको हर 2-2, 3 घंटे के बाद उसको, अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आप उसे ज़रूर वो करें। घर में भी हैं तब भी सन ब्लॉक लगाएं। ये नहीं है कि लोग कहते हैं नहीं जी हम तो बाहर निकलते ही नहीं है तो सन ब्लॉक की क्या ज़रूरत पड़ी है, लेकिन घर में भी वो जो घर में मतलब अगर घर खुला हो तो, घर खुला, घर बंद भी हो, अच्छा, तो भी हाँ ये अल्ट्रावायलेट आ जाती हैं। अच्छा, ये विंडो से अल्ट्रावायलेट भी जो होती हैं रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ जाती हैं, तो ये बिल्कुल आ जाती हैं। तो इसलिए जो है सन ब्लॉक प्रॉपर लगाया जाए। फिर इसको मुलाजमा को जो है पता किया जाता है, एक ख़ास किस्म का लैंप होता है, या उसे कहते हैं वुड्स लैंप, कि मुलाजमा कौन से ग्रेड में। इसके 3 होते हैं, क्योंकि मुलाजमा जो होता है एपिडर्मिस या जल्द के ऊपर की तह में जो लेयर होती है वहाँ पे मेलानोसाइट्स होते हैं। तो अगर ये ऊपर की तह में, यानी कि स्ट्रेटम कॉर्नियम एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली तह में है, तो ये कहलाएगा एपिडर्मल। और उसके बाद अगर ये अंदर चला गया डर्मिस में तो ये डर्मल मुलाजमा है। और फिर ये कहलाता है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे है, अगर दरमियान में डर्मो एपिडर्मल जंक्शन तो ये डर्मो एपिडर्मल कहलाता है। तो वुड्स लैंप से देख के आपको पता चल जाता है कि अभी किस स्टेज में है जी। जो मुलाजमा ऊपर की तह में होता है उसका इलाज बहुत आसान होता है, यानी एपिडर्मल जो होता है। लेकिन जो डर्मल हो जाता है उसका तकरीबन मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होता है इलाज जी, तकरीबन नामुमकिन होता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें हम 3 तरह की जो है तरीका इलाज होता है। पहला ये होता है कि वो प्रोसेस जिसमें मेलानिन बन रहा है, मेलानोसाइट्स जो मेलानिन बना रहे हैं, उसको मेलानिन को बनने को डिले किया जाए। उस मेलानिन को बनने को डिले किस तरह से करते हैं कि एक प्रोसेस होता है, बाकायदा कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि टायरोसिन जो होता है वो मेलानिन एक मादा होता है टायरोसिन, जो कि मेलानिन, और उसके लिए एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज। उस टायरोसिनेज की एक्टिविटी को अगर रोक दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो फिर मेलानिन आहिस्ता आहिस्ता बनना कम हो जाता है जी। तो उसके लिए बाज़ दवाएँ आती हैं, जिस तरह मैंने हाइड्रोक्विनोन का जिक्र किया, और एज़रलिक एसिड है, कोजिक एसिड है, और अल्फा आर्ब्यूटेनॉल लिक्विड एक्सट्रैक्ट। अब बहुत सारी दवाएं और भी इसके अलावा भी, हाइड्रोक्विनोन के अलावा भी आ चुकी हैं मार्केट में, जिनके अच्छे मतलब वो रिजल्ट्स हैं और वो ख़तरनाक भी। हाँ, रेटिनोइक एसिड ये जो है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा जो हम देते हैं, एक तो हमने इसको इस तरह से रोका, दूसरा हम ये करते हैं स्किन पीलिंग। अगर एपिडर्मल मुलाजमा है ऊपर की तह में, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको स्किन पील कर दी जाए। तो स्किन पीलिंग 2 तरह से होती है, एक तो होती है केमिकल पीलिंग और एक होती है मैकेनिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग में जो होता है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, टीसी है, मुख्तलिफ कंसनट्रेशन से। लेकिन वो एक अच्छा क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट ही वो आपको बता सकता है देखने के बाद। ये नहीं कि इतने परसेंट ये गलत है, बिल्कुल गलत। पहले आप उसको देखें, पहले वुड्स लैंप से, उसके बाद आप जो है ना उसके लिए सजेस्ट करें। उसके मतलब ये किया, या फिर रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल विटामिन ए का एक डेरिवेटिव होता है, वो भी स्किन पीलिंग करता है। तो ये मतलब इससे यह है कि आप अगर एपिडर्मल मुलाजमा है इसके सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा वो अंदर डीप में चला गया है तो इसके लिए जो होता है मैकेनिकल है। मैकेनिकल के लिए जो है वो होता है डर्माब्रेजन या माइक्रो डर्माब्रेजन, लेज़र है, इंटेंस पल्स टाइट या IPL, यानी ये वो चीज़ें होती हैं जो एक्सफोलिएट कर देती हैं अपर जो एपिडर्मिस है उसको। तो ये है। फिर उसके बाद सन प्रोटेक्शन का मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर एक और इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा अच्छा रोल है, यानी वो दवाएं जो कि मतलब जो जवान रखती हैं उसमें विटामिन C का बड़ा अच्छा इसमें रोल है।
विटामिन सी के साथ साथ आजकल बड़ी रिसर्च हो रही है ग्लूटाथायोन। ये ग्लूटाथायोन एक नया वो है तो पुराने, लेकिन इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है और इसके बड़े अच्छे, ये खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी, दोनों सूरतों में ग्लूटाथायोन के जो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जब आप देखते हैं कि भाई किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो कॉस्मेटिक कीमोफ्लाज, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है ये डिस्ट्रेस या आपको जो है एक एहसास कमतरी मिल जाता है डिप्रेशन में किसी शादी में, तो फिर ये कॉस्मेटिक कीमोफ्लाज या आप मेकअप करें अच्छे तरीके से, अपने जाएँ आएँ और अपनी बीमारी को अपनी ये मतलब जहनी तौर पर ये ज़रूरी है कि आप इसको अपने आप को, अपनी सेल्फ इस्टीम को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें। तो बस आप इसको फिर मेकअप के ज़रिए जो है ना, फाइनल जो है वो ये है कि अगर आप देख लें, ठीक है, आप ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, ट्रीटमेंट आपका चलता रहे, लेकिन किसी पार्टी में, किसी ऐसे सोशल गैदरिंग में जाने के लिए आप ज़रूर ये करें ताकि आपको जो है एहसास कमतरी, जैसा मैंने पहले बताया कि स्ट्रेस से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा तो वो और बढ़ जाएगा। ये इसके जो है ट्रीटमेंट के जो है स्टेप्स। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मुंह में, खासकर ज़बान की साइडों पे काले काले धब्बे हो जाते हैं जी, इसकी क्या वजह होती है? ये भी हाइपर पिगमेंटेशन है, ये भी एक हाइपर पिगमेंटेशन, होंठों पर आ जाते हैं, ज़बान पे सबसे पहले तो ये होता है रेशियल। बाज़ लोगों के मतलब ऐसी रेसेस हैं कि जिनकी ज़बान काली ही होती है मतलब वो वाली काली नहीं वो काली नहीं होती कि जो वो कहें वो पूरा हो जाता है, नहीं ऐसी बस देखने की काली है, वैसे ज़बान काली नहीं है। अच्छा, वो रेशियल पिगमेंटेशन है। रेशियल पिगमेंटेशन के बाद जिनकी ओरल हाइजीन, जो अपने मुंह के दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, उसमें होता है। तीसरे स्मोकर्स मेलानोसिस भी कहलाता है ये। अच्छा, फिर चौथा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनमें ये जो है हो जाता है, इसमें एक एडिसन डिजीज़ है वो हो जाता है, HIV के अंदर ये हो जाता है। अच्छा, हाँ, HIV में भी हो जाता है। फिर ये जो डेंटिस्ट आर्टिफिशियल दांत वगैरह, अमलगम, हाँ डेंचर्स होते हैं, अमलगम वगैरह जिसमें वो भरा जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है ये काला हो जाता है। और बीमारियाँ, प्यूट्स-ज़िगर सिंड्रोम एक कंडीशन होती है, उसमें होंठ थोड़ा ज़बान भी इन्वॉल्व हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, एडिसन में हो जाती है। अच्छा, फिर कुछ दवाएँ हैं जैसे माइनोसाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन, एंटी मलेरियल्स जी, तो ये भी जो है ना मुंह के ओरल कैविटी को जो होता है इसके ज़बान को काला कर देते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन ये कॉमन जो है ना वो हैं रीज़न। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर स्किन पिगमेंटेशन के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्किन पिगमेंटेशन के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई वो बीमारियां जिनके अंदर एक ख़ास मखसूस जगह इफ़ेक्ट होती है, वहाँ का रंग गहरा हो जाता है। कभी कभी ये भी देखा गया कि पूरे जिस्म की रंगत ज़्यादा मतलब गहरी पक्की होने लगती है, तो इसका क्या मामला होता है? क्या ये किसी अमराज को ज़ाहिर कर सकती है किसी तरह के? देखिए, बात के तो रेशियल है, जैसे कि आप हैं कुदरती तौर पे आपका फैमिलियल कलर ही है, गहरा है या काला है, डार्क है, तो उसमें तो खैर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ बाज़ ऐसी बीमारियां होती हैं इंटरनल, जैसे मैंने कहा कि स्किन इज़ द मार्क, शुरू में स्किन इज़ द मार्कर ऑफ द इंटरनल डिजीज़, तो बाज़ ऐसी बीमारियां होती हैं। अब जैसे न्यूट्रिशन डिफिशेंसीज़ हैं, आपको एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, फॉलिक एसिड फोलेट की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई, इनकी वजह से जो है वो कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम आते हैं तो जनरलाइज की बात करते हैं, तो इसमें क्रॉनिक रीनल डिजीज़, यानी कि जिसको रीनल फेलियर हो जाए, उसमें क्रॉनिक लीवर डिजीज़, सिरोसिस ऑफ लीवर वगैरह, इसमें मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के खुराक की कमी, उसमें भी मतलब कलर काला होना शुरू हो जाता है। फिर फिर ग़िज़ाइयत की कमी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर इसके बाद मतलब जो लोग धूप में काम करते हैं, खुसन ये मल्ला फिशरमैन जो होते हैं, मुझे सारी कई 5-5, 8-8, 10-10 दिन जो ये समंदर में रहते हैं, समंदर में रहने की वजह से क्या होता है, उन पर डबल रिफ्लेक्शन होता है। एक तो सूरज ऊपर से कर रहा है, दूसरा समंदर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वजह से उनका पूरा जिस्म जो है वो काला हो जाता है। जहाँ तक मतलब उन्होंने कपड़े नहीं, और कपड़े उनका भी उनका जहाँ तक है वो थोड़ा से बस वो शॉर्ट्स वर्ट्स पहने हुए होते हैं, तो समझेंगे तकरीबन जो भी अनएक्सपोज एरिया हैं वो सिर्फ प्रिजर्व होते हैं, एक्सपोज एरिया सारे के सारे काले हो जाते हैं। HIV के अंदर ये हो जाता है। फिर इसके बाद ट्यूमर्स होते हैं बाज़, उनके अंदर जो है मतलब लिम्फोमा है, उसके अंदर कलर काला हो जाता है। पिट्यूटरी ट्यूमर है उसके अंदर। इसी तरह से समंदर पे जाने के बाद जैसे कोई एक आम इंसान जाता है
वेकेशन में या छुट्टियों